नमस्कार। आज हम भारत के संवैधानिक सफर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो दिखाते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से 1947 तक जरूरी कानून और बदलाव हुए। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें और समझें कि ये पूरा ढांचा मतलब हमारा संविधान धीरे धीरे कैसे बना। तो चलें। हाँ बिल्कुल, ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी वो धीरे धीरे यहाँ की शासक बन गई, और फिर कैसे ब्रिटिश संसद ने मतलब अपना नियंत्रण बढ़ाया और इसी सब से आजादी और संविधान का रास्ता खुला। तो शुरुआत तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर से हुई। उन्हें व्यापार का एकाधिकार मिला था, पर असल मोड़ आया जैसा आपने कहा 1757 में, प्लासी का युद्ध। वहां से चीजें बदल गईं। हाँ, वहीं से ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी एक तरह से। फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहला बड़ा कदम था ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कामों पर थोड़ा नियंत्रण करने का। हाँ, और इसी एक्ट से बंगाल में पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल। और कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट भी खुला 1774 में। सही कहा। मद्रास और बॉम्बे भी बंगाल के अधीन आ गए। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को मतलब अलग अलग कर दिया। अच्छा। और राजनीतिक नियंत्रण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया लंदन में। इसके बाद तो कई चार्टर एक्ट्स आए हैं ना। 1793, 1813। हाँ, 1813 वाला अहम था। उसमें चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। और पहली बार शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान भी हुआ। ये दिखाता है कि अब सिर्फ व्यापार नहीं, शासन के भी कुछ दायित्व थे। हाँ, ये दिलचस्प है। और फिर 1833 का एक्ट, ये तो शायद और भी बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले। हाँ बिल्कुल। और कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म। अब वो पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई बन गई। और इसी में वो धारा 87 थी ना, कि किसी भारतीय को धर्म जन्मस्थान के आधार पर सरकारी नौकरी से अयोग्य नहीं माना जाएगा। हाँ वही। और दास प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित किया गया था इसी एक्ट से। फिर आया 1853 का एक्ट। हाँ, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक काम अलग हुए और सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। मैकाले समिति बनी थी 1854 में इसी के लिए। सही। लेकिन फिर 1857 का विद्रोह हुआ और उसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। फौरन बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया। कंपनी राज खत्म, सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में। गवर्नर जनरल अब वाइसराय बन गए, यानी क्राउन के सीधे प्रतिनिधि। पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। हाँ, और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सब खत्म। उनकी जगह लंदन में भारत सचिव का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। बिल्कुल। और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद भी बनी। तो अब सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन था। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें पहली बार भारतीयों को कानून बनाने में शामिल करने की बात हुई। हाँ, बहुत सीमित रूप से, पर शुरुआत हुई। वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली और लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली शुरू की। अच्छा। फिर 1892 का अधिनियम आया। उसमें विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का अधिकार मिला, पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष था। हाँ। और फिर 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार, यहां से चीजें और तेज हुई। हाँ, और काफी विवादास्पद भी। मुसलमानों के लिए अलग मतलब पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहते हैं। बिल्कुल। और पहली बार किसी भारतीय को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। तो ये छोटे छोटे कदम थे। हाँ, पर दिशा बदल रही थी धीरे धीरे। अगला बड़ा पड़ाव फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, इसका घोषित उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और इसके लिए प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी लागू की। द्वैध शासन मतलब विषयों को बांट दिया। हाँ, आरक्षित और हस्तांतरित महत्वपूर्ण विभाग जैसे वित्त, पुलिस ये गवर्नर के पास आरक्षित रहे और कम महत्वपूर्ण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य वो भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, मतलब हस्तांतरित विषय। पर असली ताकत गवर्नर के पास ही थी।
तो ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं होगी? नहीं, ये बहुत सफल नहीं रही। केंद्र में भी 2 सदन वाली विधायिका बनी, राज्य परिषद और विधानसभा। हाँ, और पहली बार केंद्र और प्रांतों के विषय अलग हुए, बजट भी अलग हुआ, लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात भी इसी में थी। लेकिन जैसा कि होता है, भारतीय नेता इससे खुश नहीं थे। गांधी जी ने कहा, ये शोषण जारी रखने का तरीका है। और सुभाष बोस ने इसे गुलामी का नया जाल कहा था। सही। इसके बाद आता है शायद सबसे अहम 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बहुत लंबा चौड़ा एक्ट था ये। हाँ, बहुत विस्तृत। इसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल हों। पर वो संघ बन नहीं पाया। नहीं, क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुई। पर सबसे बड़ी बात थी प्रांतों को स्वायत्तता देना, और केंद्र में द्वैध शासन लाने का प्रस्ताव था, जो लागू नहीं हुआ। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। ये तो आज भी हमारे संविधान में है। बिल्कुल। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान था, और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसकी भी काफी आलोचना हुई थी। नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। हाँ, और बिना इंजन वाली ब्रेक लगी गाड़ी भी। सही। इसके बाद तो फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसने संविधान सभा की योजना दी। और आखिर में माउंटबैटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। भारत सचिव का पद खत्म हो गया और गवर्नर जनरल अब सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख रह गए। तो ये थी एक कह सकते हैं तेज रफ्तार झलक भारत के संवैधानिक विकास की। रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर स्वतंत्रता अधिनियम तक कैसे धीरे धीरे प्रतिनिधित्व बढ़ा, शक्तियां बटीं और स्वशासन की तरफ देश बढ़ा। बिल्कुल, ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे एक बाहरी नियंत्रण से शुरुआत हुई और फिर अंदरूनी सुधारों, स्वतंत्रता संग्राम के दबाव में एक आधुनिक लोकतांत्रिक कर राज्य की नींव रखी गई। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। 1935 के एक्ट के कितने ही प्रावधान, जैसे ये शक्तियों की सूचियां या अनुदेश प्रपत्र, जो बाद में नीति निदेशक तत्व बने, आज भी हमारे संविधान का हिस्सा हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हमारा अतीत आज भी हमारे वर्तमान और भविष्य को किस तरह से आकार देता है।